स्टूडेंट लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट करवा दिया था, रिफ्रैक्शन के बारे में समझाया था। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। तो जब हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के बारे में बात करते हैं, ये जो रे आती है, इस रे को क्या कहते हैं? और ये पॉइंट क्या कहलाता है? अब इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हमारे को क्या करना होता है? हमें 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना होता है, और वो 90 डिग्री का एंगल क्या कहलाता है? नॉर्मल। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ। अब एक्चुअल में रे को जाना कहां था? एक्चुअली में तो रे को इस तरह से जाना था। अब रे कहां से कहां मूव कर रही है? रे जा रही है रेयर से डेंसर पे। तो जब रेयर से डेंसर पे जाती है, तो हम बच्चों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? रे कहां मूव होती है? रे मूव होगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो रे सीधा जाने की जगह, जो पाथ था एक्चुअल में जहां जाना था, उसकी जगह है यहां से क्या हो गई? बैंड हो गई। अब जब ये रे बैंड होती है तो यहां पर क्या फॉर्म करती है? और ये जो रे जा रही होती है, इस रे को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड। अब इसी रिफ्रैक्टेड रे पे हम क्या करते हैं? अगेन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहां पर रिफ्रैक्टेड रे पे हमने क्या ड्रॉ करा? अब यहां से रे को कहां जाना था? एक्चुअली में रे को निकलना था यहां से सीधा, इस तरह से, है ना? लेकिन रे सीधी नहीं जाती। रे यहां से क्या होती है, क्योंकि रे कहां जा रही है? ग्लास से एयर, यानी कि डेंसर से रेयर में। तो डेंसर से रेयर जाने पर क्या होती है ये? अब जब भी मैं ये अवे बनाऊंगा, मुझे ये फोकस करना है कि ये दोनों रे पैरेलल है। ये आपको चेक करने का पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले इस रे को बिल्कुल बाहर तक ड्रॉ करना ही करना है। अब ये जो पूरा का पूरा एंगल बनता है, ये क्या कहलाता है? एंगल। और ये जो रे है, ये क्या कहलाती है? एमर्जेंट। सो ये हमारे पास यहां पर क्या बना? रिफ्रैक्शन थ्रू दी ग्लास स्लैब। तो जब हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देखते हैं, हम यहां पर क्या फोकस कर रहे हैं कि जो रे है, कौन सी? इंसिडेंट रे, उसका पाथ क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है लेटरली। लेटरली का मतलब उसके लेफ्ट या फिर उसके राइट में
पाथ शिफ्ट हो रहा है, और इसी शिफ्टमेंट को हम क्या कहते हैं? लेटरल। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया, क्योंकि रे को तो बैंड वही करेगा ना। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे क्यों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एमर्जेंट पे क्यों नहीं? अरे क्योंकि रे तो एक्चुअल में एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर्म कर रही है ना स्टार्टिंग में, तो बाकियों पे कैसे कर लेगा? बाकियों पे थोड़ी ना डिपेंड करने वाला है। ये 2 पॉइंट हो गए। अब अगर मान लो ये ग्लास स्लैब है और रे यहां पर ऐसे आ रही है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहां पे डायग्राम कैसा बनेगा? रे बिल्कुल सीधी चली जाएगी। पता हो क्यों? एंगल आई की वैल्यू कितनी होगी? 0। एंगल आर इकलौता ऐसा पॉइंट जहां पे एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे। ठीक है, देखिए ये इस पॉइंट के अलावा हमें यहां पर एक और चीज भी याद रखनी है बच्चों। एक कंसेप्ट यूज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम में से किसी बच्चे ने पढ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए एक एंगल होता है, वो एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल एंगल? ये हमें क्या बताएगा क्रिटिकल एंगल? ये क्रिटिकल एंगल बेसिकली और कोई नहीं है, इंसिडेंट एंगल होगा। किस तरह से एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये एक मीडियम है, लेकिन ये डेंसर है, रेयर है। तो पॉइंट नंबर 1 क्रिटिकल एंगल तभी फॉर्म होगा जब रे पास करेगी डेंसर से, ये याद रखना है। अब रे क्या हो रही है? पास हुई, नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक्चुअल में रे को कहां जाना था? रे मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। थर्ड केस, रे बिल्कुल प्लेन पे जा रही है। कौन सी रे? री। अगर इसे, ये जो एंगल आई है ना, लेकिन इस एंगल आई को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। यानी कि वो मिनिमम एंगल जो रिफ्रैक्शन की जगह क्या कॉज करा सकता है? रिफ्लेक्शन। अगर एंगल इससे भी क्या हुआ? बड़ा हुआ, तो हमें यहां पे क्या देखने को मिला? एंगल आई, एंगल आर, रिफ्लेक्शन देखने को मिला। जबकि प्रोसेस क्या होना था? रिफ्रैक्शन। अगर मैं इस एंगल आई को देखूं 1, चलो इसे 1 2 3 4, सबसे ज्यादा बड़ा कौन? एंगल जो 4 पे बन रहा है,
वो 3 से बड़ा, वो 2 से बड़ा और वो 1 से बड़ा। 3 वाला मेरा कितना होता है 42 पॉइंट। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, अगर कभी भी रे कहां से पास कर रही है, डेंसर से, तो डेंसर से रेयर पास करने टाइम पे अगर जो एंगल है वो क्या है 42.5 से, तो वो क्या कॉज करेगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वो पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एप्लीकेशन हमारा यूज होगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर में, जब हम रेनबो फॉर्मेशन पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम प्रिज्म पढ़ेंगे, तो प्रिज्म के अंदर भी एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन जब हम ह्यूमन आई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसी के साथ हम उसे कवर अप करेंगे। क्रिटिकल एंगल की देखो डेफिनेशन नहीं आती, इसलिए मैंने आप लोगों को डेफिनेशन पे फोकस नहीं कराया। जो चीज़ नहीं आती है उस पर फोकस नहीं कराऊंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू पे फोकस करना है और उसका मीनिंग जानना है। तो ये वो मिनिमम एंगल है जिसकी वजह से क्या कॉज होगा, रिफ्लेक्शन। एक्चुअल में हो क्या रहा था, प्रोसेस क्या होना चाहिए था, रिफ्लेक्शन, लेकिन हो क्या रहा है, रिफ्लेक्शन। ओके काफी सारे बच्चों के स्कूल के प्री बोर्ड में, यूटीज में, मिड टर्म पे क्वेश्चन आता है कि डायग्राम बना के दिखाओ रिफ्लेक्शन थ्रू पेंसिल। ये क्वेश्चन आता है डायग्राम बनाने को। तो बच्चों आपको यहां पे करना क्या है, फोकस देखिए। अगर हम देखें तो पेंसिल तो एक्चुअल में कैसी है, सीधी। अब जरूरी थोड़ी ना कि आप पेंसिल ही बनाने बैठो, सीधी लाइन ड्रॉ करी, ये हमारा क्या होगा, सरफेस होगा, राइट। अब अगर मैं इसे यहां से देख रहा हूं तो एक्चुअल में रे को ऐसे सीधा जाना था, लेकिन रे क्या हो जाएगी, बैंड होगी ना। अगर मान लो ये मेरा नॉर्मल है तो रे इधर बैंड होगी, रे इधर बैंड हुई, फिर दूसरी रे आ रही होगी, ये भी क्या होगी, बैंड होगी। और बैंड होने के बाद क्या होगा, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी उसी सरफेस से पेंसिल ऐसे नजर आएगी। बन गया बस डायग्राम, और कुछ नहीं करना। अब अगर आपको लगता है कि नहीं पेंसिल ही बनानी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसे ज़्यादा बड़ा मत करना। यहाँ से ये जो पेंसिल बैंड हो रही थी, लीजिए बन गया डायग्राम। और ये डायग्राम काफ़ी बारी फोकस किया गया कि 2 मार्क्स के अंदर आ जाता है, या फिर आपको MCQ में मान लीजिए दे दिया ये पूछने के लिए कि कौन सा करेक्ट है, तो याद रखना ये डायग्राम। अब क्वेश्चंस की बात करें। A ray of light traveling in air enter करती है obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? आप लोग कह रहे हो कि towards the normal. Why? क्योंकि रे क्या कर रही है, pass from rare to डेंसर मीडियम। लाइट एंटर कर रही है ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो गिवन
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना 1.5, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ 8, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, वी मुझे पता नहीं, वी जी यानी कि स्पीड इन ग्लास, यही निकालना है ना। फॉर्मूला क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्योंकि कभी भी स्पीड आ रही है तो याद रखो जब भी स्पीड आ रही है तो आपको किसका फॉर्मूला लगाना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन में, देखो मैं जी इसलिए लिख रहा हूं ताकि वो बता सके कि वो ग्लास के कैलकुलेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं। ओके वैल्यू पुट करेंगे 1.5 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन में वीजी, वीजी इधर आ जाएगा 1.5 इधर आ जाएगा, ये डायरेक्ट कट जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाकी और भी ज्यादा क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको पीवाईक्यू के अंदर प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब मान लीजिए बच्चों कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका डायमंड का वो कितना है 2 पॉइंट, तो इसका क्या मतलब है देखो अब सुनो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है डायमंड कैन slow down the speed of light, ठीक है, और इन डायमंड जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी होगी बच्चों अभी हमने कैलकुलेशन करी थी, क्या फॉर्मूला हो जाता है सी अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 3 × 10⁸ 2.42, चलो मान लो मैं 2.4 ही ले रहा हूं, ठीक है मैं 2.42 ले ही नहीं रहा। अब तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, ये 30 और ये 24, 3 के टेबल से काटूंगा 10 पे 5 पे 4 पे कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, अगर कभी ना समझ में आया तो डायरेक्टली कैलकुलेशन करके बता दो कि स्पीड डायमंड में इतनी हो जाएगी बस। जितना मतलब ज्यादा वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसका रिफ्रैक्टिव जो एंगल होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अब बात करेंगे कुछ रिलेशंस और कंसेप्ट की न्यूमेरिकल के बाद कि यहां पर देखो कुछ कंसेप्ट और रिलेशंस यूज होते हैं, मैं आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन करता हूं। अब अगर मान लीजिए हमारे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेशन में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो रिलेशन में हम क्या याद रखेंगे देखिए पहला पहला मैं किसके साथ ऑब्जर्व करूंगा किसके साथ रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि एंगल आर। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं सिंबल यूज करूंगा जो हम पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है मैंने ये दो डायग्राम बनाए हैं, आई थिंक एरो अगर बना दूं तो ये पता चल सकता है
कि कौन सा डेंसर है और कौन सा रेयरर? पहले वाले में एयर, ठीक है, चलो एयर नहीं ले रहा, वाटर। मैं यहां पर कंसेप्ट क्या बता रहा हूं, पहले आप लोग सुनो। वाटर, अब यहां पर रे क्या हो रही है? अवे, यानी कि अगर ये वाटर है तो वाटर से क्या होना चाहिए? कम डेंसर, रेयरर। पॉइंट मेरा कहने का मतलब क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम मीडियम पे बन रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट के ऊपर तो डिपेंड करने वाला ही नहीं है ना, कुछ डिपेंड करेगा किस पे? एंगल आर पे। अब बच्चों एंगल आर क्या है? ज्यादा। एंगल आर क्या है? ये मीडियम क्या है? ये मीडियम क्या है? तो आप मुझे बता सकते हो क्या रिलेशन आएगा? एंगल आर अगर बड़ा है, रेयरर का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेयरर का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम। रेयरर मुझे क्या बताता है? लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेंसर मुझे क्या बताता है? हायर। अब आप अपने आप बता सकते हो मुझे रिलेशन, डायरेक्टली और इनवर्सली? इनवर्सली। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल आर। काफी बार ये क्वेश्चन आता है इस रिलेशन में। आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन भी है। बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, मीडियम ए का विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, लेस देन यूनिटी या मोर देन यूनिटी? चलो आप लोग के पास 30 सेकंड का टाइम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? इक्वल टू 1, यूनिटी का मतलब 1, लेस देन 1, मोर देन 1। मैंने क्या बोला था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? ए बी, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए अपॉन में, बच्चों देखो यहां पे दो दो वर्ड यूज हो रहे हैं, सॉरी, एक बार एक जगह मैंने आर आई लिख दिया, एक जगह मैंने एन लिख दिया। मैं एन को हटा के आपका आर आई यूज कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग शॉर्ट फॉर्म उसी तरह से क्रिएट करते हो जो लेटर होते हैं, ठीक है? एग्जाम में भी ये चलेगा, गलत नहीं होगा। ए बोला था विद बी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अब मुझे बस देखना है बच्चों, ये एंगल आई, ये एंगल आर। एंगल आर क्या है? ज्यादा। एंगल आर, तो ऑटोमेटिकली बी का ये क्या हो गया? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? लेस देन ए, लेस देन। अब अगर मान लो अगर a 1.5 है तो ऑब्वियसली बात है ये 1.3 होगा, 1.3 होगा। या फिर हम एक और तरीका याद रखते हैं, चलो अगर आपके पास कभी भी आता है रेयरर अपॉन में डेंसर, तो ये रेशो क्या होगी? हमेशा लेस देन 1। और अगर कभी आ रहा है आपके पास डेंसर अपॉन में, तो ये क्या होगी? मोर देन
अब आप मुझे बता सकते हो यहां पे रेयरर कौन है, डेंसर कौन है? ए क्या है? डेंसर। बी क्या है? बताओ रेशो क्या आएगी? मोर देन वन, लेस देन वन। समझ में आया? एक रिलेशन से ये सारी कितनी सारी चीजें पढ़ ली हमने। क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस पे आएंगे तो हमें यही कंसेप्ट तो समझना है बच्चों। देखो एक तो सबसे पहला कि एंगल किसका ज्यादा, अगर एंगल आर ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर ये क्वेश्चन आता है रेशो वाला, तो रेशो वाले में बस आपने क्या फोकस करना है, आपने एंगल आई और एंगल आर बनाना है। भाई आपको देखना है एंगल आर बड़ा आ रहा है, रिलेशन देखो एंगल आर बड़ा आ रहा है, आई से बड़ा आ रहा है, तो ये रेयरर है और ये डेंसर है। तो एक कंसेप्ट से ये सारा कुछ सबको क्लियर। दूसरा हमारे पास कंसेप्ट क्या आता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। बच्चों ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था शुरुआत में ही, क्योंकि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड उतनी कम होती है। ये तो ऑलरेडी हो गया था। तीसरा नहीं, रिलेशन तो इसके दो ही हैं और कोई तीसरा रिलेशन है नहीं, लेकिन एक अलग रिलेशन हम क्या याद रखेंगे, अगर किसी का एंगल आर ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट भी ज्यादा, हम सेपरेटली ये रिलेशन याद रखेंगे। तो यहां पर ये रिलेशन का काम खत्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक खत्म। अब एक बात बताओ बच्चों, हमने मिरर के रे डायग्राम पढ़े थे, मिरर के रूल पढ़े थे, लेंस में भी वही है, कुछ अलग नहीं है। तो इसीलिए मैंने लेंस के सारे रे डायग्राम ऑलरेडी बना के रख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि जो काम हमने मिरर में करा, और मुश्किल रे डायग्राम होते भी किसके हैं? मिरर के। लेंस के हमेशा कंपेटिवली क्या होते हैं? आसान होते हैं। हमें रूल याद रखना है। देखो लेंस में तो, मिरर में एक बार फिर भी काफ़ी केसेस में हमारे को प्रॉब्लम होती है, लेंस में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेंस के फटाफट बनते हैं। अब रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, मिरर नहीं। अब लेंस होता क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो किससे मिलकर बना होता है? दो सरफेस से, ठीक है? लेंस इज बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। तो इस केस को हम क्या कहते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स या फिर प्लेनो कॉनकेव। काफी बार ये क्वेश्चन यूज हुआ है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर, है ना? हम सोचते हैं ये प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, ये क्या वर्ड है? देखो बच्चों ये क्या हुआ? प्लेनो एक प्लेन है और एक स्फेरिकल है, तो क्या हुआ? प्लेनो कॉनकेव। देखो डायग्राम देख के ही समझ में आ गया मीनिंग। ओके, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? डबल कॉन्वेक्स लेंस होगा ये, ठीक है? ये बल्ज आउट होता है हमेशा, और ये थिकर कहां से होता है? हमेशा बीच में से। इसका उल्टा कर दो, ये बल्ज आउट नहीं हो रहा, ये तो और अंदर जा रहा है, अंदर ग्रूव बना रहा है, गड्ढा बना रहा है, और ये बीच में से क्या होता है? हमेशा थिक होता है, ठीक है? सॉरी थिन होता है। अच्छा, ये रे को क्या करता है? एक जगह इकट्ठा करता है, जबकि ये क्या करता है? डाइवर्ज करता है। कैसे करेगा आपको दिखाऊंगा अभी डायग्राम में। अब अगर हम बात करें हाँ जी, ये हमारा कौन सा लेंस है? अब अगर हम देखें कॉन्वेक्स कैसे बन रहा है, कॉन्वेक्स कैसे बन रहा है? अगर मैं दो स्फेरिकल अगर ये याद रखो, ये जो है ये क्या है?
टू स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? कॉन्वेक्स लेंस दोनों के और एक दूसरे के ओवरलैप हो रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं, देखो बच्चों, ये एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ये पॉइंट ओ, किसी को ओ का मीनिंग पता है? ऑप्टिकल सेंटर। दोनों का एक कॉमन सेंटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। अब ये रीजन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर में पढ़ा था, इसके दो सरफेस हैं तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेफ्ट वाले को हम क्या बोलेंगे? नंबर देते हैं C1, राइट वाले को इसके हाफ डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर से C के डिस्टेंस को मेजर करते हैं यहां पर हम, और इसका हाफ डिस्टेंस क्या कहलाता है? F। उसी तरह से यहां पे हाफ डिस्टेंस क्या कहलाएगा? तो टर्मिनोलॉजी में कुछ फर्क आया? बस वहां पे पोल होता था, पोल की जगह यहां पर क्या है? कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सी को हमारे को 2F पढ़ाया गया है। अगर मैं C पढ़ूं या 2F पढ़ूं, दोनों में फर्क क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि C इज इक्वल टू 2F ही तो होता है। तो मैं C1 लिखूं चाहे C2 लिखूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इवन एनसीईआरटी के अंदर भी ये चीज मेंशन है, ठीक है? तो आप लोग चाहे C लिखो चाहे 2F लिखो, बोर्ड के अंदर ये गलत नहीं है। अच्छा, अब वो हमारा क्या था? कॉन्वेक्स। उसी तरह से अगर मैं यहां पे क्या ड्रॉ करता हूं कॉनकेव के लिए, तो इसका भी तो क्या कहते हैं? एक ऑप्टिकल सेंटर होगा। F1 F2, वही सेम प्रिंसिपल एक्सेस, पोल की जगह बस ऑप्टिकल सेंटर आ गया है। जो टर्मिनोलॉजी मुझे आप लोग को एक्सप्लेन करनी थी बस वो मैंने कर दी। बाकी इसके अंदर मिरर के अलावा अगर कोई और डिफरेंस है तो बताओ। इवन आप लोग जो रूल पढ़ोगे ना, देखो रूल में भी कोई फर्क नहीं आने वाला। ये रहा इनका ऑप्टिकल सेंटर। अब अपर्चर का मतलब क्या होता है? अपर्चर का मतलब क्या है? अब मान लीजिए बेटा, एक मिनट, ये ग्लासेस ही है, ठीक है? इनकी एक थिकनेस होती है ना, वो थिकनेस यहाँ पे क्या कहलाती है? अपर्चर। तो उस थिकनेस को हम क्या बोलेंगे? अपर्चर, ठीक है? अब आप लोग जब अपने चश्मों को देखोगे तो आप लोग खुद जरा अपने चश्मों को हाथ लगा के देखो, ये बीच में से कैसे हैं? पतले हैं या मोटे हैं? बीच में से, सेंटर, बिल्कुल सेंटर में से। फील करना होता है बेटा, देखना नहीं, वो फील होगा। साइड के कंपैरिजन में आप लोग देखो, चेक करो और बताओ क्या है। साइड के कंपैरिजन में पतले है ना? अब साइड के कंपैरिजन में पतले, तो बताओ ये कौन से लेंस हुए? कॉनकेव। रूल बच्चों, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है वो जाती है F1 से, सॉरी F2 से। F1 से क्यों नहीं जा रही? नहीं, मेरे को बस मेरा क्वेश्चन है F1 से क्यों नहीं आ रही? नहीं, सुनो, आप लोगों ने जब मैंने आप लोगों को कॉनकेव और कॉन्वेक्स
मिरर पढ़ाए थे। तो अगर आप लोगों को याद हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स, इसका फोकस इधर होता है, किस साइड पे, लेफ्ट। किस केस में, कॉनकेव के केस में। कॉन्वेक्स के केस में फोकस कहां होता है, तो दोनों के दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है भाई? मैंने एक बार बताओ, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में जब मैंने साइन कन्वेंशन के बारे में बात करी थी तो मैंने क्या स्पेसिफाई करा था, आप लोग फोकल लेंथ को चेंज, मैंने बोला था ना ये चीज़ फिक्स है, चाहे आप लेंस पढ़ो चाहे मिरर पढ़ो। तो भाई अगर साइन कन्वेंशन के अगर मैं अकॉर्डिंग देखूँ तो फोकस तो इसका यहीं पर ही बनेगा ना, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि ये रे को क्या कर रहा है, कन्वर्ज। कन्वर्ज तभी तो कहला रहा है ये, जबकि मिरर में कन्वर्जिंग कौन होता है, कॉनकेव। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो जाएगी F2 से, जो फोकस से जा रही है वो कहाँ जाएगी, पैरेलल। तीसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो सीधी। बताओ क्यों, क्योंकि यहां पर ये टोटल एंगल कितना बना, 180 डिग्री, जिससे एंगल I कितना हुआ 0, एंगल R कितना हुआ 90। मत लेके चलने लग जाना कि 90 मान लो, मैं टोटल एंगल की बात कर रहा हूँ। टोटल एंगल 180 होता है, जबकि रिफ्लेक्शन में टोटल एंगल भी क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन में टोटल एंगल भी क्या हो जाता है, 0। यहां पे टोटल एंगल 180 होता है और एंगल I और एंगल R क्या होते हैं, 0। रिफ्लेक्शन में सब 0 है, सब कुछ 0 है, क्योंकि याद रखो अगर रे ऐसे जा रही है और वापस उसी पाथवे में आ रही है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एंगल। लेकिन अगर रे ऐसे जा रही है और स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो मैथमेटिकली स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट को जिसको आप मान रहे हो और दो रे है, अगर एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, क्या है, तो दे विल फॉर्म 180 डिग्री एंगल। अब अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाया, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। बच्चों याद करो, जब अब इसे आप बिल्कुल किससे रिलेट करोगे, रिलेट विथ कॉनकेव मिरर। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखूंगा, सारी की सारी पैरेलल बीम कहां पर आके मिलेंगी, ये सारी की सारी रे को क्या कर रहा है, इकट्ठा, इस रे से हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। नेचर, अब यहां पर नेचर क्या होता है देखिए, जब मैंने बात करी थी इसका फोकस यहां पर है, मेन फोकस यहां पर है, तो ये कौन सी साइड है, और ये क्या है, रियल इमेज कब बनती है, जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है, यहां पे एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, हाँ या ना, तो हम क्या याद रखेंगे, जहां पे एक्चुअल इंटरसेक्शन हो वो क्या, रियल एंड, बच्चों साइज कैसा मिलेगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर का याद कर लूं कि ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे तो इमेज कहां मिलेगी, मेरा ये सारा काम हो गया या नहीं। सेकंड, ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रखा, बियॉन्ड 2f1। क्वेश्चन में क्या कह सकते हैं, बिटवीन इंफिनिटी एंड C1, या फिर ये भी लिखा हुआ आ सकता है। बताओ भाई इमेज कहां मिलेगी, बिटवीन, वहां पर हम क्या पढ़ते थे, C और F के बीच में, C और F के बीच में। अब क्योंकि यहां पर ये वाला पार्ट रियल पे आ रहा है, तो बिटवीन F2 एंड साइज डिमिनिश। इवन क्या मैग्निफिकेशन के अंदर भी कोई फर्क आ रहा है, अगर आ रहा हो तो बताओ,
अभी मैं साइन कन्वेंशन पढ़ाऊंगा तो मैग्निफिकेशन भी बताऊंगा बच्चों एक एक का, तो आप लोग को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये सब कुछ तो वही सेम चल रहा है। अब तीसरे डायग्राम पे जाऊं, 2f पे रखा यानी कि किस पे रखा, c पे रखा, इमेज भी कहां पे मिलेगी, c पे, और यहां पे इसका c क्या है 2f2, साइज सेम साइज, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन टेक प्लेस। ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1 उल्टा हो जाएगा, बियॉन्ड 2f2, मैग्नीफाई इमेज मिलेगी रियल और इन्वर्टेड, नेक्स्ट में पैरेलल बीम फॉर्म होगी, और लास्ट अब यहां पर एक्चुअल इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा, तो भाई जब एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता तो हम क्या चेक करते हैं, हम देखते हैं कि पीछे तो नहीं बन रहा। अब पता है इस वाले केस में क्यों नहीं होता, अगर मैं यहां पीछे भी लेके आऊंगा तो पीछे भी पैरेलल, तो दोनों तरफ ही पैरेलल है, इसलिए इंटरसेक्शन पीछे नहीं करते हम। यहां पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां पर तो इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, क्या पता शायद पीछे हो जाए, तो पीछे जाके देखते तो पीछे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इस केस पे यहां पर इमेज कैसी देता है हमारे को। अब बताओ कौन सा यहां पे रे डायग्राम एक भी अलग तरीका, बस हमें क्या याद अलग रखना है कि रे यहां से पैरेलल जाएगी तो इधर नहीं उधर फोकस पे से जाएगी, और दूसरी मुझे ऑप्टिकल सेंटर से लेके जानी है। क्या इसके अलावा कुछ और फर्क होने वाला है। तो अगर हमने मिरर ढंग से कर लिया प्रैक्टिस, लेंस को बस हमने एक बार प्रैक्टिस करना है। देखो मैं जितना मर्जी यहाँ पे बोर्ड पे अगर मैं करवा के भी दिखा दूं, अगर आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग डायग्राम बनाने नहीं सीख पाओगे। प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी रे डायग्राम बनाने के लिए। अब एक बार जरा मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर ले। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच आई अपॉन में एच ओ, हम इस पे फोकस करेंगे, एच आई अपॉन में, अभी भी वी बाई यू वाला फॉर्मूला नहीं। यहां पर हाइट ऑफ इमेज क्या आ रही है, चलो मान लिया ये 10 सेंटीमीटर आ रही है, ऑब्जेक्ट था मेरा 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अच्छा 10 प्लस लूंगा माइनस लूंगा, मिरर के अकॉर्डिंग याद करो, प्लस या माइनस, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लस, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल तो है ही नहीं, ये तो वर्टिकल है। मैं हाइट ये कौन सा एक्सिस होता है बच्चों, वाई एक्सिस होता है ना, ये ऐसे, वाह इसे एक्स एक्सिस मानने लग गए हम, सबके सब नेगेटिव नेगेटिव। तो +10, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होती है, मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है मेरा, ग्रेटर देन। एक बात बताओ मिरर में भी ये सेम चीज आती थी या नहीं आती थी, हाँ या ना। तो मेरे पास वही 3 केस बनेंगे। अब यहां पर केस इतने सारे नहीं होंगे, एक होगा m ग्रेटर देन -1। आप बता सकते हो लेंस में मुझे ये स्टेटमेंट कब देखने को मिलेगी, ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1। माइनस का मतलब रियल और इन्वर्टेड कौन बनाता है, कौन वेक्स, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो मैग्नीफाई या डिमिनिश। अब बताओ मैग्नीफाई इमेज कब मिलती है, बिटवीन सी एंड एफ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी क्या है यहां पे C1 और वो F1। भाई 2F1 करोगे कंफ्यूज होते हो, इससे बेटर है कि C याद रख रखा है तो C को ही करके चलो, C1 C2। और अगर आप लोगों से पूछे ऑब्जेक्ट इमेज कहां पे मिलेगी, बियॉन्ड C2। बताओ मिरर कुछ भी डिफरेंस आ रहा है, नहीं। यूज कहां पर होते हैं ये, हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन में यूज होते हैं,
सिंपल कैमरा बनाने के लिए यूज होते हैं, मैग्नीफायर ग्लास बनाने के लिए यूज होते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर यूज होते हैं, टेलीस्कोप के अंदर यूज होते हैं और स्लाइड प्रोजेक्शन के अंदर यूज होते हैं। रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव में क्या है बच्चों, देखो यहां से इस पॉइंट से F1 है, रे पैरेलल जा रही है, इसका F2 पे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, इसकी रे कैसे जाएगी, इस तरह से तो जाएगी फोकस से ही, लेकिन इसका फोकस कहां पे था, लेफ्ट साइड पे। अब मान लो फोकस से आ रही है, तो बच्चों को पता है यहां पे ये वाला क्वेश्चन आपको बनाने के लिए बहुत ज्यादा बार आता है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में ही रहते हैं। जब हमने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था, रे ऐसी थी ना, यानी कि ऊपर से नीचे, है ना, लेकिन यहां पर क्या है, रे F1 से नहीं पास होगी, यहां पे किससे पास होगी, और रे यहां से आके पैरेलल हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन काफी बार आता है, ड्रॉ करने के लिए आता है ये। तीसरा बच्चों वही सेम रूल, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो रे क्या हो जाएगी, बिना डेविएट करे, डायग्राम गलत है, ये रे डायग्राम बन चुका है रूल की जगह। अगर ऑप्टिकल सेंटर से है तो रे सीधी जाएगी, ठीक है। रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, वही सेम बच्चों, पैरेलल जाएगी तो इमेज कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे। दूसरा वाला रे डायग्राम ये जो बना हुआ है मैं आपको बना के दिखाता हूं। F1, F2, C2, C1। ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी रखना चाहो वहां रख सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, पैरेलल वाली हमेशा कहां से होकर जाती है, F1 से, F1 से दूसरी रे कहां से जाएगी, इंटरसेक्शन ये हो रहा है। अब मैं यहां पे भी ले लूं तो सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या चेंज करना है, ऑप्टिकल सेंटर वाला ही तो अलग करना है। ये लो, कितना फर्क पड़ रहा है, मतलब मैं जहां मर्जी ऑब्जेक्ट को रख दूं हमेशा इमेज कहां पे मिलने वाली है मुझे, F1 और O के बीच में, कन्वेक्स मिरर की तरह। बताओ कुछ अलग, तो रे डायग्राम का काम यहाँ पे समाप्त। यूजेस मायोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, फिर किस में यूज होते हैं, गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर यूज होते हैं, ये कॉम्बिनेशन में काम आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, और यूज होते हैं वाइड एंगल स्पाई होल, ठीक है, क्योंकि ये डाइवर्ज कर रहे हैं ना रे को, इसलिए वाइड एंगल स्पाई होल के अंदर काम आते हैं। इवन कैमरा में भी लगे हुए होते हैं वाइड एंगल कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल आता है ना। साइन कन्वेंशन बच्चों, साइन कन्वेंशन ऑलरेडी यहां पे बता दिए थे। अगर मेरा कहां जा रहा हूं, राइट साइड, तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड, बताओ मिरर में कुछ अलग था, नहीं। यू क्या होगा हमेशा, यू हमेशा नेगेटिव। अब यहां पर रियल क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि वो राइट साइड पे मिलेगा, और जबकि वर्चुअल क्या हो जाएगा, और ये किसके लिए यूज होगा, V के लिए। लेकिन आप लोग को बता दूं, जो हाइट ऑफ इमेज है वो अभी भी वही सेम ही रह रही है।
अगर इरेक्ट है तो पॉजिटिव, इन्वर्टेड है तो कई बच्चों को लगे कि यहां पे इरेक्ट नेगेटिव हो जाएगा और इन्वर्टेड पॉजिटिव हो जाएगा, वो चेंज नहीं होता, वो वही का वही रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहां तक कोई डाउट? लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में फर्क क्या है? प्लस आता था, यहाँ पे माइनस आएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहने वाली है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था? एच आई अपॉन में एच आई अपॉन में एच ओ। अच्छा, वहां पे मिरर में फॉर्मूला क्या होता था? यहां पर क्या होगा? प्लस वी बाई यू। ठीक है, इसके बाद पावर। भाई पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है? रे, कोई भी जो लेंस है वो रे को कितना कन्वर्ज कर रहा है या कितना, तो अब जितना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा पावर उतनी ज्यादा या कम होगी। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? थिकनेस ऑफ लेंस, फोकल लेंथ और डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। पावर का फॉर्मूला 1/f, और पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? डायोप्टर, डिनोटेड बाय d, और 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/m। अब काफी बारी ना क्वेश्चन में क्या होता है कि ये लिखा होता है p इज इक्वल टू 100/f। अगर f किस में मेरा, तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर मैं दो लेंस को क्या कर रहा हूं, 1 2 3 4 लेंस को मैंने ऐड कर दिया, तो इन चारों की पावर भी क्या हो जाएगी? ऐड, इररिस्पेक्टिव कि किसी की पावर प्लस है या माइनस। अब पावर प्लस और माइनस भी होती है, हाँ होती है, क्योंकि फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। तो फोकल लेंथ के ऊपर जो सा साइन, तो कॉन्वेक्स होगा तो प्लस, क्योंकि उसके ऊपर फोकल लेंथ प्लस होती है, और कॉनकेव होगा तो, क्योंकि उसका साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये एडिशन प्रॉपर्टी कहां पर यूज की जाती है? देखो, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ पावर ऑफ लेंस कैन बी यूज्ड टू डिजाइन लेंस सिस्टम टू मिनिमाइज सर्टेन डिफेक्ट इन द इमेज प्रोड्यूस बाय सिंगल लेंस। फिर सच अ लेंस सिस्टम कंसिस्ट करता है सेवरल लेंस इन कॉन्टैक्ट, जो कॉमनली यूज होते हैं डिजाइनिंग ऑफ कैमरा लेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप। कभी आप लोगों ने सोचा कि आपका जो कैमरा है वो इतना दूर का भी फोकस कर रहा है, पास का भी कर रहा है, एक ही लेंस से फोकल लेंथ कैसे चेंज कर लेगा? खुद सोचो, खुद सोचो, एक से काम हो जाएगा? नहीं ना। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, जब आप जूम करते हो तो जूम पे क्या आप अल्ट्रा वाइड यूज कर सकते हो? कोई भी, किसी भी बच्चे के पास ऐसा कोई फोन अगर अभी है? बेटा उसमें मात्र अभी 2 ही कैमरे आईफोन में। हाँ भाई बताओ, जब आप जूम कर रहे हो क्या आप उस पे जूम पे अल्ट्रा वाइड कर सकते हो? क्योंकि अल्ट्रा वाइड करने के लिए तो आपको एक ही कैमरा, वो नियर बाय ही यूज होगा, वहां पे एक ही बार फोकस हो रहा है। आप अल्ट्रा वाइड पे फोकस जूम नहीं कर सकते। जब आप जूम इन जूम आउट कर रहे हो तो वहां पे कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। राजा कुछ कहना चाह रहा था? मैं बोल रहा हूं अल्ट्रा वाइड पे जूम कौन यूज करता है? अरे कर ही नहीं सकते तो कौन यूज करेगा? तो यहां पर ये पॉइंट समझ गए। इसी के साथ बच्चों चैप्टर हमारा यहां पर ये क्या होता है? एंड होता है। ठीक है, देन अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसके PYQ।